हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन और घटनाएं। मतलब कि 1885 से लेकर 1951 के बीच में जितने भी भारतीय राष्ट्र के प्रमुख आंदोलन हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, समझौते हुए हैं, इन सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, आधुनिक भारत के जितने भी आंदोलन हैं सभी को वो डीपली से पूछ रहा है। इसीलिए मैंने जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, होम रूल आंदोलन हो, लखनऊ पैक्ट हो, रोलेट एक्ट हो या खिलाफत आंदोलन हो, सभी को मैंने डीपली से बहुत ही अच्छे से कवर किया है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर बनी है, मगर इतना जरूर है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आज आपको वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपका इस वीडियो से एक नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। इसीलिए बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो सके। तो शुरुआत करते हैं 1885 की प्रमुख घटना से। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से अपलोड की हुई है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कांग्रेस के बारे में कुछ बता देता हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की यदि डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिन्हें एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और स्थान पूछ लिया जाए तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादाभाई नौरोजी ने ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया था। और जब ये पार्टी बनी तब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादाभाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था। किसने रख दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। इतना सब कुछ आपको कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक जानकारी थी। तो 1885 के बाद 1916 में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है होम रूल आंदोलन। काफी इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। आखिर ये है क्या, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की ये घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल था, उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय कर लिया था। इसके पीछे ये कारण था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तो विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन भारत को भी आजाद कर देगा। परंतु जल्दी कांग्रेस को पता चल गया कि जो अंग्रेजी सरकार है वो ऐसा नहीं करेगी, तो उन्होंने इसी के बीच होम रूल आंदोलन भी शुरू कर दिया था। तो होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रभावित है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो होम रूल आंदोलन जो है वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। और इनकी दो लोगों ने शुरुआत की थी। कौन कौन से हैं वो दो लोग? एक तो बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरे हैं एनी बेसेंट ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत बेलगांव से की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास से की थी। तो एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि बेलगांव में किसने शुरुआत की थी इसकी। तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसे आप इजिली याद भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ भी बाल है और यहाँ पे बेलगांव में भी बा है। तो बा और बा से आप पता लगा सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव से इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो होम रूल आंदोलन के बाद अब हम देखते हैं रॉलेट एक्ट। तो यह घटना है 19 मार्च 1919 की। 1919 में तीन घटनाएं घटित हुई थी, आपको पता होना चाहिए, और तीनों काफी इंपोर्टेंट भी हैं और तीनों काफी बार एग्जाम में भी पूछी गई हैं। पहला है रॉलेट एक्ट, फिर पढ़ेंगे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम खिलाफत आंदोलन। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है अगर आप इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे और लिखकर पढ़ेंगे तो। जैसा कि हमने देखा कि होम रूल आंदोलन के समय क्या हुआ था कि जो भारतीय थे उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था, ये सोच के कि ये भारत को आजाद कर देंगे, और उसके परिणाम स्वरूप वो रॉलेट एक्ट लेकर आ गए। तो रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब अगर अंग्रेजी सरकार को किसी भी व्यक्ति पर शक हो जाता था तो वह उसे बिना अपील के और बिना दलील के गिरफ्तार कर सकती थी। इसीलिए इसे बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। किसे? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट के तहत ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। इन्हें 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया था। जैसे रोलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो दो नेता थे, कौन कौन से? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों को ही इसके तहत गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल को। उसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को वैसाखी बनाई जाती है ना, तो वैसाखी वाले दिन ही जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, जो कि पंजाब के जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसीलिए पंजाब में ये सभा बुलाई गई थी और वहां पर शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था।
कि हम अपने नेता को कैसे छुड़ाएं और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर ने क्या किया, वहां पर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और काफी लोग उसमें मारे भी गए थे और कुछ लोग घायल भी हुए थे। और इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इन्होंने अंग्रेजी सरकार के द्वारा केसर हिंद की उपाधि जो मिली थी वो महात्मा गांधी को और सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। दोनों ने इस घटना के बाद इस उपाधि को त्याग दिया था और इसे लौटा दिया था, यानी कि वापस कर दिया था अंग्रेजी सरकार को। आज भी आप देखते हैं मीडिया में आपने खबर सुनी होगी, जब भारतीय सरकार से असंतोष होते हैं तो अपने पद्म भूषण की उपाधि या फिर पद्मश्री की उपाधि लौटा देते हैं ना। उस समय भी महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि मिली थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घटना के बाद इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने ये उपाधि को लौटा दिया था। और ये घटना होने के बाद एक कमीशन बैठाया गया जिसे क्या कहा जाता है, हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था इस घटना की जांच के लिए। हंटर कमीशन के अंतर्गत होता था कि आप देखिए किसकी गलती थी। पर कुशवाहा में इसने सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 10,000 व्यक्ति इस घटना के दौरान मारे गए थे। पर जो इसकी रिपोर्ट आई थी वो क्या लिखवाई गई थी, उसमें 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें एक भारतीय भी था जिसने जनरल डायर का क्या दिया था, सहयोग किया था। उसका नाम क्या था, हंसराज था। तो हंसराज नामक व्यक्ति ने सहयोग किया था उस समय, किसका, जनरल डायर का। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, पर एग्जामिनर को जब एग्जाम तब बनाना होता है तो वो ऐसे क्वेश्चंस को पुट कर देता है, इसीलिए आप याद रखिए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था उस समय। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 की ही घटना है। तो 3 घटनाएं आपको याद रखनी है 1919 की, पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग और फिर तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। आखिर खलीफा का पद क्या था जिसके समर्थन में भारतीय थे और ब्रिटेन उसके खिलाफ था। तो मैं आपको बताता हूं, तुर्की में जो खलीफा का पद था वो मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था। मतलब खलीफाओं का जो पद था वो मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था जिसे ब्रिटेन सरकार क्या करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी। इसीलिए जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं वो इससे नाराज हो गए और उसका असर भारतीय मुसलमानों पर भी देखने को मिला था। भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए कि आप कैसे हमारे खलीफा के पद को खत्म कर सकते हैं, इसीलिए ये आंदोलन हुआ था जिसे खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। और भारत में इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ये दोनों भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्हें अलीबंद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऐसा लिखा रहता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की थी। उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है, याद रखिए आप इसे। अब खिलाफत आंदोलन के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि हंटर आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया था, खिलाफत आंदोलन से भी कोई बात नहीं बन रही थी। इसीलिए 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और असहयोग आंदोलन का मतलब यही है कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करना, यानी कि अंग्रेजी सरकार का मतलब होता है अंग्रेजों का। आप देख रहे हैं ना, असहयोग, असहयोग का मतलब क्या है, अंग्रेजी सरकार का बिल्कुल भी सहयोग ना देना। और इसमें क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। इसमें कई लोगों ने वकालत भी छोड़ दी, जो भी थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, जो अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और जो भारतीय थे उन्होंने टैक्स देना भी बंद कर दिया ताकि किसी भी तरह से जो अंग्रेजी हुकूमत है उस पर दबाव बनाया जा सके। और लोगों ने बाद में जो विदेशी कपड़े थे उसे भी जलाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जो अंग्रेजी सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन बहुत जोर शोर से चलाया था, पर इसका भी बाद में कोई परिणाम नहीं निकला था। मगर उस समय 1920 में जो आंदोलन चला था ना, उसके 2 साल बाद 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। बहुत ही प्रमुख घटना थी इतिहास में चोरी चोरा कांड। तो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चोरा के पुलिस थाने में क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी, जिसमें क्या हुआ था, 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। क्या हुआ था कि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था तो लोग अपना विरोध जता रहे थे, तो पुलिस ने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी तो लोगों के ऊपर। तो भीड़ अब गुस्सा में आ गई तो उन्होंने क्या किया कि जो थाना था उसी में ही आग लगा दी और लोगों की जो पुलिस थी उन्होंने आग में झोंक दिया और कई पुलिस वाले इसमें जख्मी भी हो गए थे। तो ये हिंसक घटना हो गई। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। क्योंकि पहले आप असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया, इसका मतलब समझ लेते हैं। उन्होंने क्योंकि उसे जड़ से खत्म कर दिया। अब बता देते हैं क्यों। क्योंकि जो गांधी जी थे वो कौन थे, हिंसा के विरोधी थे।
जो ये चोरा चोरी कांड हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन था उसे खत्म कर दिया था। तो 1922 के बाद हम देखते हैं 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बीच में भी गांधी जी ने कई आंदोलन किए, पर मैंने उसे एक अलग वीडियो में बताया है। इसमें हम केवल इंपोर्टेंट देख रहे हैं, जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने ही की थी 12 मार्च 1930 को, और इसकी शुरुआत की थी डांडी मार्च से। ये आखिर में क्यों करना पड़ा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका आंदोलन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को 11 मांगे रखी, जिसे कहा जाता है 11 सूत्रीय मांग। ये काफी इंपोर्टेंट है, 11 सूत्रीय मांग। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी 11 मांगे थी सेकंड वीडियो में। तो वायसराय जो थे उस समय वो थे लॉर्ड इरविन, उसके सम्मुख गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, और लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब कि वह नहीं माना। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था, और काफी जोरों से इस आंदोलन को शुरू भी किया था। तो इसके बाद हम देखेंगे जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, उनको आगे की वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और भी आंदोलन हुए थे, उसको भी उस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।